नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में देखते ही देखते भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन सियासी लिहाज से अच्छा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी को न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में बड़ा झटका लगा, बल्कि बांदा की तिंदवारी सीट से भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई और भाजपा विधायक और मंत्री पाला बदल सकते हैं और सपा का दामन थाम सकते हैं। अचानक बीजेपी में मची इस भगदड़ के मद्देनजर अब अमित शाह एक्शन मोड पर आ गए हैं। भाजपा आलाकमान नाराज नेताओं को मनाने की कवायद में जुट गया है। वहीं देखा जाए तो पिछले चुनावों में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का श्रेय पिछड़ी जातियों को जाता है और इस बार अखिलेश यादव हर हाल में पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ मोड़ने में लगे हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन के अलावा उन्होंने पिछड़े नेताओं को अपनी ही पार्टी में शामिल कराने का अभियान छेड़ रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस अभियान का हिस्सा हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भाजपा अपनी पार्टी में मची इस भगदड़ को कैसे रोकती है। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो सपा के पक्ष में हवा बनती देर नहीं लगेगी और यूपी चुनाव के नतीजे मौजूदा चुनावी सर्वे के उलट चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। अब असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? फिर 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए। 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। अब यहाँ से आप बात नहीं करेंगे। अब बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 पीटी कर दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। 3 विधायकों और आज होने दो, हाँ। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे। अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। कहाँ पर जाएंगे? अभी आगे की वार और आगे की पार्टी में जी आप भी सपा में जाएंगे? अभी विचार नहीं किया, विचार करेंगे। विचार करेंगे। और भी विधायक साथ में जा रहे हैं आप लोगों के साथ? अभी इसका पता नहीं, 4-6 दिन में पता लगे क्या स्थिति है। तो कई मंत्रियों के भी जाने की सूचना है? हाँ है, सूचना है। अरे अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 तारीख तक जानकारी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी है, इसको लेकर के शाहजहांपुर के विधायक श्याम कुमार वर्मा जी आए हैं शाहजहांपुर तिलहट से। अभी निर्णय नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना मेरी उनकी कोई इस संबंध में बात हुई है। हाँ, मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। यूपी में जो सियासी हलचल मची हुई है उसकी गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और हमें राज्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी 13 और विधायक सपा में शामिल होंगे। सवाल ये है कि शरद पवार ने भविष्यवाणी कैसे की है और इस भविष्यवाणी की क्या कोई पटकथा लिखी गई है? कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक सांप्रदायिक विचार मजबूत करने के लिए कोशिश हो रही है। कल ही मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान देखा कि 80% लोग हमारे पास है, खाली 20% लोग हमारे साथ नहीं है। ऐसा मैं जो अभी जैसे जैसे खबरें
तेज हुई वैसे वैसे डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया गया है और उस डैमेज कंट्रोल का असर देखने को भी मिल रहा है। अभी ताज़ा जानकारी ये भी मिल रही है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बिल्कुल खासम खास थे ममतेज साक्य और अनिल मौर्य, उन्होंने बीजेपी छोड़ने से इनकार कर दिया है और अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल किया गया है आलाकमान की चिट्ठी के बाद। जो शाम होते होते जब पूरा बखेड़ा हो चुका था लखनऊ में, तब वो चिट्ठी पहुंची और सख्त हिदायत दी गई कि अब डैमेज को रोका जाए और उसी डैमेज को रोकने के लिए लगातार बातचीत जारी है। विधायक अनिल मौर्य और विधायक ममतेज साक्य ने बीजेपी छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब झटका लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य को शाम होते होते। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन, वरिष्ठ पत्रकार, कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी से, दीपक पांडे समाजवादी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी आपके पास आएंगे। सर, बहुत बुरा मान गए ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य, पता भी नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, इतना ज़्यादा बुरा मान रहे थे और आज मंगल को अमंगल ही कर दिया लगातार, इधर इस्तीफे पर इस्तीफे दिलवाकर। स्वामी प्रसाद का अपनी सोच है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद जी 5 साल हमारे सरकार में हैं और मंत्री बन के रहे। अगर कोई कमी पेशियां थी तो बीच में भी बताई जा सकती है, सरकार से चर्चा भी की जा सकती है। अब तो क्या है कि सरकार भी जो है ना नई है, आचार संहिता लग चुकी है, सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। उस टाइम अगर कोई कमी पेशियां बताई जाए तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। कमी पेशियां तो सरकार में रहते हुए, कार्यकाल रहते हुए बताई जाए ना, तो वो जायज होती है। तो स्वामी प्रसाद जी जो कह रहे हैं तो उसमें विचार नहीं है कि क्या सोच के कह रहे हैं। लेकिन सर इतना बुरा मान गए, सर इतना बुरा मान गए, एकदम बिल्कुल एकदम ये तो खिलाफ हो गए और इस्तीफे दिलवा दिए कई विधायकों से। हालांकि अभी डैमेज कंट्रोल रुका है थोड़ा बहुत। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, डैमेज कंट्रोल नहीं है। और स्वामी प्रसाद जी की थोड़ी कोई जो भी है कहीं कमी पेशी तो वो अपनी दूर करना चाह रहे हैं। पार्टी उसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है। बाकी जो कमियां वो बता रहे हैं वो सरकार में ऐसी कोई कमियां थी नहीं। ठीक तो है सर, अब तो वो समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए, अब तो क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? नहीं, अभी तो वो कहीं नहीं गए। अभी वो तो नूतल में है। अच्छा, अभी कहीं नहीं है, ना समाजवादी में ना कहीं है। अच्छा, नहीं सर वो ट्वीट किया है, फोटो आई है सर उनकी। वो तो बहुत पहले आ चुकी थी। अच्छा, वो तो अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया था उनके साथ फोटो पे। अखिलेश जी भी बहुत जल्दबाजी कर रहे थे कि देखो हमने बीजेपी के बड़े बड़े नेता तोड़ लिए। तो वो अखिलेश जी को जल्दबाजी पता नहीं क्यों थी, इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ जी। बाकी विचार यही है कि पार्टी में अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए और बात करने का अधिकार है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन सर उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। लखनऊ में पार्टी दफ्तरों में चक्कर काट के, और जिस तरह आंतरिक रिपोर्ट ये भी है कि संगठन महामंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक बात रखने की कई बार कोशिश कर रहे थे और भी कई विधायक हैं। अभी भी कम से कम 5-7 विधायक ऐसे हैं जिनके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं इस समय भी। जो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है उसकी सूचना जानी है तो उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं सर अभी भी। देखो त्रिशूल जी क्या है, फर्स्ट और सेकंड चरण के जो चुनाव होने उसमें टिकट फाइनल होने जा रहे हैं। आज हमारे दिल्ली में मीटिंग चल रही है, फर्स्ट और सेकंड जो के चुनाव होंगे उसकी आज मीटिंग हो रही है। आज हो चुकी मीटिंग, कल भी होगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें लगता है कि शायद हमारा टिकट कट जाएगा। अब उन्हें ये क्यों लगता है, हो सकता है जनता के बीच उन्होंने काम न किया हो, क्योंकि हमने आपसे हर बार कहा होगा कि हमारे यहाँ पार्टी किसी एक की नहीं है,
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा संगठन है, संगठन पूरा सर्वे कराता है कि किस मंत्री ने, किस विधायक ने, किस नेता ने 5 साल कितना काम किया है, तो उसके काम के आधार पर उसको जो है ना दोबारा टिकट मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। मैं आऊंगा अब आपके पास, एक बार सब जगह समाजवादी पार्टी में भी हो लेते हैं। समाजवादी पार्टी से दीपक पांडे जुड़े हुए। दीपक जी, ये जो आज पटकथा लिखी गई है, आपको तो खैर फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, आपका तो क्या जा रहा है, बसपा के लोग हैं समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और आपकी हवा बन रही है। स्वामी जी लाल आंखें दिखा रहे हैं भाजपा को, फ़ायदा आपको हो रहा है लाल आंखों से। तो ये जो ट्वीट किया है ये पुराना फ़ोटो है, इंद्रजीत सिंह जी कह रहे हैं। इंद्रजीत सिंह जी कह रहे हैं, ये भी आपने अभी सुना कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए चिट्ठी आई है, तो उसी प्रकार इंद्रजीत जी भी क्या करें, इनको कहना ही पड़ेगा। पिछले 20 घंटे में 5 विधायक बीजेपी से छोड़ चुके हैं बीजेपी को। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीनों भर उत्तर प्रदेश में बिताते हैं, अपने सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर के, हर स्टेट में जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सबको लेकर के आपको बनारस में गुजार देते हैं। अमित शाह यही पड़े हुए हैं और नितिन गडकरी से लेकर जितना जो दिल्ली का कैबिनेट है वो भी पड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश का कैबिनेट उत्तर प्रदेश का है भी। उसके बाद भी ये लोग महीनों में कुछ नहीं कर पाए, हवा का रुख नहीं बदल पाए। उसके बाद ये भगड़ भूट पहले लग जाती। लेकिन क्या है कि जनता देख रही थी, जो नेता है, जनता का प्यार हमारे ऊपर इस प्रकार से बरस रहा था, तो जो लोग बदलाव चाहते हैं बीजेपी में भी, वो लोग भी इधर उधर जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा बीजेपी में तो पहले लोग हैं, अभी जैसा सुना होगा कि हमारी गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि बीजेपी के लोग रात को 12 बजे के बाद फोन करते हैं और मिलने आते हैं। तो 10-12 लोग, वो तो दर्जनों लोग उनके कांटेक्ट में है। ऐसा है, सैकड़ों लोग तो हम लोगों के यहाँ फोन पे फोन किए जा रहे हैं कि हमें ले लीजिए, हमें ले लीजिए। तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे जो आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश में बदलाव की चाह करता है, उसको हम लोग अपने स्वागत के साथ अपने पार्टी में ले रहे हैं। हाँ, नहीं तो आप देख रहे होंगे कि बीजेपी से तो अभी शुरुआत हुई है, बसपा के सारे नेता सपा में आ चुके हैं, बसपा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है जमीन से लेके नेता तक। तो अब बीजेपी की बारी है, कांग्रेस के भी सारे नेता आ चुके हैं, पहले से ही आ रहे हैं और आने वाले 10 दिनों में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में एकमात्र दल रह जाएगा समाजवादी पार्टी। और ये कहना चाह रहे हैं के जो बड़े नेता हैं, जैसा कि आप जानते हैं दया शंकर सिंह, वो लोग सीधे सीधे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा जो लोग बस ऐसे उटपटांग चीजों के लिए पार्टी में आ रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए पार्टी में आ रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं लिया जाएगा। जो सच में समानता की भाव रखते हैं, आने वाले 10 दिन में उत्तर प्रदेश में कुछ नया करना चाहते हैं, तो उन लोगों को पार्टियों में लिया जाएगा। दीपक जी, आने वाले 10 दिन में भाजपा और बसपा सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ समाजवादी पार्टी रह जाएगी चुनाव से पहले, ये कह रहे हैं आप? खत्म नहीं होगी, लेकिन जो सिलसिला है कम अच्छा, बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल। एक का दुक्का विधायक भाजपा के पास रहेगा, एक का दुक्का होने की। देखिए, मैं खत्म होने की किसी की बात नहीं कहूंगा चंद्रशेखर जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं ये कहूंगा कि सैकड़ों नेता जो पिछले 5 साल से पार्टी में कुछ करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दबा रखा था। अरे सर, देखिए, ये राजनीति है। आज भाजपा का मंगल अमंगल हुआ है, अभी पता चले कि वो वहां से डैमेज कंट्रोल ऐसा हो कि वो आपका ब्लैक फ्राइडे कर दें 3 दिन 2 दिन होते होते। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनसे कम से कम महीने भर पहले से बात होती चली आ रही है। इंद्रजीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल बोलिए इंद्रजीत सिंह जी, फिर मैं आऊंगा दिलीप यशवर्धन जी आपके पास। त्रिशूल जी, हमारे यहाँ तो कहने का पूरा अधिकार है और उन्हें जो कहते हैं उनकी सुनी भी जाती है। कहीं कोई कमी पेशी तो हम उसका डैमेज जो है ना, जो डैमेज होता है उसमें सुधार भी करते हैं। मगर इनकी पार्टी तो वो है जहाँ बेटा बाप को धक्का मार के भगा देता है। चाचा जो रातों दिन मेहनत करके पार्टी खड़ी करता है उसको किनारे लगा दिया जाता है। और तो अरे आडवाणी तो बोल रहे हैं बड़ा कमजोर याददाश्त है अमर सिंह, मुझे तो लगा आप और ये भी कह दीजिए, आप बुजुर्ग हैं, आडवाणी जी को याद रखिए। और इंद्रजीत सिंह जी उन्होंने पार्टी को सींचा और उन्हें कैसे लाद दिखाया गया, जाओ पीछे। इंद्रजीत जी, आपने तो आरोप लगा ही दिया है, तो ये भी कह दीजिए कि पार्टी चलाते हैं और पार्टी चलाने के दौरान जैकेट में बोतल रख के पार्टी भी करते रहते हैं, ये भी कह दीजिए आप। तो नहीं, वो तो आम जनता ने देखा है, हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा। हाँ, मैं दिलीप यशवर्धन जी आज त्रिशूल जी 1 मिनट 2 सेकंड का समय हुआ।
त्रिशूल जी क्या है, अखिलेश जी को लगने लगा कि हमारी पार्टी अब की बार सरकार में फिर नहीं आ रही है, बहुत बुरी तरह से हार रहे, तो इस गम में उन्होंने वो दारू की बोतल पॉकेट में रख के घूमने लगे कि जहां भी लगेगा कि अब ज्यादा दिमागी परेशान है तो 2 पैक लगा लेंगे। तो इसलिए बताइए कैसे कैसे आदमी को बैठा दिया है। मैं ऐसी डिबेट अगर देखे इस आदमी अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो मैं सीधे सीधे डिबेट छोड़ दूंगा चंद्रशेखर जी। ऐसे बेवकूफ लोगों के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे कुत्ते बेवकूफ कहेगा तो मैं कुत्ता कहूंगा। अरे आई सिंह जी, आप ये क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? बेवकूफ कहेगा ये भाषा है। नहीं तो मैं उनको रोक रहा था, मैं उनको चेहरा है। धन्यवाद, थैंक यू। बेवकूफ का चलिए, अभी से आप इस तरह का तेवर दिखा रहे हैं तो सत्ता में कैसे आएंगे दीपक पांडे जी? मैं अगर इस तरह का तेवर दिखा रहे हैं तो जानता हूँ ऐसे गुंडों को नहीं, ठीक है, मुझे जाने से और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अब मैं जब सवाल कर रहा हूं तो आप कम से कम लोकतंत्र में बने तो रहना चाहिए, आपको जवाब का इंतजार तो करना चाहिए। इनकी औकात क्या है जो मुझे बेवकूफ बोलेंगे? इनकी क्या औकात है? ये है क्या? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। चलिए दिलीप यशवर्धन जी, आज भाजपा का पॉलिटिकल इंटेलिजेंस पूरी तरह फेलियर रहा और लगातार ये सूचना थी कि ऐसा हो सकता है, बावजूद इसके पॉलिटिकल जो इंटेलिजेंस था वो फेलियर रहा। क्या कारण रहा? तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब अहम ब्रह्मास्मि की गलतफहमी आदमी के अंदर हो जाती है तो वो किसी की सुनता नहीं है। यही भाजपा के साथ हो रहा है। भाजपा में ये बातें बहुत दिन से चल रही है, शिकायत बहुत सारे लोगों ने करी है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपने ही लोगों की नहीं सुनता। संगठन के बड़े पद पे बैठे लोग अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसका प्रत्यक्ष नतीजा आज देखने को मिल गया। आपके मंत्री छोड़ के गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पर और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर। जो झंडे उन्होंने गाड़े हैं इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपका प्रेजेंट मंत्री छोड़ कर गया। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपको बोलने का बहुत शौक है, नेताओं को बोलने का शौक है। सुनिए पहले सुन लीजिए, ऐसे नहीं है आई सिंह जी, आपने उनको कुछ कह दिया तो अब आप बोलते रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, त्रिशूल जी हमारे बीच में बोले थे, आप ध्यान करो, ये बीच में बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। कौन बीच में बोल रहे थे? कौन बीच में बोल रहा था? यही बीच में बोल रहे थे। ये दिलीप जी तो कुछ बोले ही नहीं सर। बीच में कौन बोल रहा था? दीपक पांडे, वो चले गए समाजवादी पार्टी से, आपने उनको अपशब्द कह दिए और वो चले गए। यही त्रिशूल जी, उन्होंने क्या यही स्थिति है भाजपा की। उन्हें क्या लाइसेंस मिला हुआ था जो हमें आप सब कहेंगे? दिलीप यशवर्धन जी, स्थिति है भाजपा की। त्रिशूल जी, यही स्थिति है भाजपा की जी। कहे कोई और रहा है, कहे कुछ और रहा है, इनको सुनाई कुछ और जा रहा है। अरे सर, मैं बोला नहीं, इनको सुनाई जा रहा था कि मैं बीच में बोल रहा था। खैर, मैंने कहा ना कि जब अहम का चश्मा आदमी लगा के बैठा होता है तो उसको कुछ सुनाई नहीं जाता है, सिर्फ खुद दिखाई देता है। देखिए ये कारण क्या है, उसका निवारण क्या होगा, ये अलग की बात है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये अलग की बात है। लेकिन वर्तमान सरकार का मंत्री अगर इस्तीफा दे करके किसी और पार्टी में शामिल हो जाए, वो भी चुनाव के ऐन मौके पर, तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाता है और जनता के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ। और उसके साथ साथ अभी कई और विधायक जाने वाले हैं, चले गए हैं, और देखिए कल तक क्या होता है, क्या उठापटक चलती रहती है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी को इस समय सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर कहीं कोई तो कमी है, और अगर ये कमी नहीं सुधार पाएंगे तो ये कमी जो 10 मार्च को रिजल्ट घोषित होने वाले हैं वहां पर कहीं इनको फिर मुंह की ना खानी पड़ जाए। क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है वो कभी कभी आदमी के लिए घातक होता है। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश तो कर रही है भाजपा, लेकिन दलितों के ऊपर ये पार्टी दलितों के ऊपर आधार रख करके चल रही थी। इस बार दलितों का, पिछड़ों का बड़ा सहयोग रहा था इस पार्टी को बनाने में, और स्वामी प्रसाद मौर्य आए ही इसीलिए पार्टी में थे। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके उनको बुलाया इसीलिए गया था, मंत्री पद इसीलिए दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य में कुछ दम तो था ना, कि इतना दम तो था, तभी तो उनको बुलाया गया और उनको मंत्री बनाया गया।
और मंत्री बनाने के बाद आज अगर वो छोड़ करके जा रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये डिसीजन कोई आवेश में तो लिया नहीं होगा, और उनको भी पता होगा कि वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो पार्टी को डैमेज करेंगे ही करेंगे। ये पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि ये कंट्रोल वो कैसे करेगी, और ये कंट्रोल इसके लिए ये जो डैमेज है ना, ये बहुत बड़ा डैमेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये शायद यहाँ बैठ करके या मीडिया में बैठ करके कोई इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के नहीं। अब दिलीप यशवर्धन जी, आप देखिए, गौरव भाटिया ट्वीट कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सूर्य हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार हैं। तो अंधकार 5 साल तक तुम्हारे साथ ही था, तो तुम 5 साल अंधकार में क्यों थे? फिर बाद में ये हुआ फोन आया, ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। अब इसका तो क्या मतलब निकाला जाए? 5 साल आप अंधकार में ही थे, अगर आप अंधकार के साथ थे तो। कहावत, एक त्रिशूल जी कहावत होती ना कि अंगूर ना मिले तो वो खट्टे ही होते। तो अब अंगूर अगर भाजपा के हाथ नहीं आ रहे हैं तो अब वो अंगूर खट्टे हो गए। अभी तक भाजपा के हाथ में थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जन जन के नेता थे, श्रम मंत्री थे, दलितों के अगुआ थे। अब वो चले गए तो वो अंधकार में हो गए। अब उनको ये डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात से नाराज होकर के चले जाए, या वो भी कहीं बीच में ये भी खबर आई थी केशव प्रसाद मौर्य भी नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको बहुत कुछ पार्टी ने देने का वादा किया था, लेकिन 5 साल तक डिप्टी सीएम बना करके लटकाए रखा, कुछ नहीं दिया। उनकी भी नाराजगी थी, उनको तो मान मनोबल करके वापस दे लिया गया। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना अब ये साबित करता है कि ऐसा ना हो कि कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात पे पार्टी को बार्गेन करना शुरू कर दे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और पार्टी अब उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। कैप्टन आई सिंह जी, देखिए, आज जो हुआ है वो किरकिरी हुई है स्पष्ट रूप से, और उसका साफ संदेश ये है कि एक जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है वो आपका फेलियर रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। तरसुल जी, पहले तो थोड़ा आप अभी जो बोल रहे थे महानुभव का मैं परिचय देख नहीं पा रहा हूं। इनका परिचय मैं बता रहा हूं आपको। दिलीप यशवर्धन है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिल्कुल अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने जो राजनीतिक विश्लेषण किया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बीजेपी में कमियां नजर आई, बीजेपी के लोग बदलते नजर आए और बाकी किसी पार्टी के नजर नहीं आए। तो मुझे नहीं लगा कि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं और पत्रकार है। मुझे तो ये लगा कि कहीं ना किसी पार्टी का एजेंडा लेके जरूर बैठे हुए हैं। अब सर देखिए, सुनिए, अब मेरी बात सुने, खत्म होगी बात, खत्म हो गई। अब हमारी बात सुने कि जब राजनीति एक जो है ना संवेदना और संभावनाओं का एक अपना एक स्तंभ होता है, लोग अपनी अपनी संभावनाएं लेकर राजनीति में आते हैं, तो उनकी जब लगता है कि संभावनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, कहीं कहीं उन्हें लगता है कि जो हम सोच रहे थे वो पूर्ण नहीं हो पा रही, तो हर पार्टी के लोग छोड़ के जाते हैं। हमारी पार्टी में भी समाजवादी से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं, बहुजन से भी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बात को? बस मैं ये कहूंगा सर, विचारधारा कुछ रही नहीं। फिर मैं तो ये कहूंगा, विचारधारा किसकी है? हमारे यहाँ तो फिर भी विचारधारा है कि हमारी सर कितना से आप चले तो आप सुनिए, हमारे यहाँ विचारधारा है, तभी तो हमारी विचारधारा के साथ हो तो आप रहिए, और नहीं है तो आप मत रहिए। हम अपनी विचारधारा कभी नहीं बदलते, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी किसी एक की धरोहर नहीं है, किसी एक की जागीर नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगठन है, संघीय ढांचा है, वो संघीय ढांचा के हिसाब से ही चलना पड़ता है। नहीं तो सर पार्टियों की बात नहीं, तो सर आपके ही तो कार्यकर्ता चलेंगे, हम थोड़ी चलेंगे, लोग थोड़ी चलेंगे उसके अनुसार, अपने और वो लोग थोड़ी चलेंगे सर जो सत्ता के लिए आपके साथ जुड़ जाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो जो सत्ता के लिए आए तो हमारी विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा आपको। और सर ये सर संघ ने ही सिखाया है कि इस तरह से किसी को गाली गलौज करना या इस तरह से अपशब्द कहना सर आपको? बिल्कुल, संघ ने ये सिखाया है कि एक हाथ में त्रिशूल रखिए और एक हाथ में गीता रखिए, गीता का ज्ञान दीजिए, अगर मानता है ठीक है, नहीं तो त्रिशूल भी हाथ में होना चाहिए। अरे सर, तो अगर कोई जो है ना गाली देता है तो हम जो है ना ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी बात कही, हम जो है ना हाथ जोड़ के उसके सामने नहीं खड़े हो जाएंगे। अगर
एक बात ध्यान रखें, कभी भी मुझे डिबेट में बुलाएं, मेरा कोई अपमान करेगा मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैं एक आर्मी मैन हूं। अब सर राजनीति बाद में है, पहले मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, ठीक है। राजनीति बाद में है। कोई भी अपशब्द बोलेगा मैं उसको जूते से मारूंगा। तो सर ये बताइए, आपके सवाल नहीं पूछा जाएगा? आपसे सवाल तो पूछा जाएगा सर, राजनीति में आए हैं। सवाल पूछिए, मना कब किया है? तो सर अब पूछ रहा हूँ मैं, अब सवाल पूछूं आपसे? यूज कर लिया, सवाल पूछूं सर? बेवकूफ कहना शब्द ये सवाल है? बिल्कुल, अब मैं सवाल पूछूं आपसे? हाँ सर, आज भाजपा की पहले नहीं, मैं आपकी तब सुनूंगा। आपने ये कहा कि ये जो आपने जो कहा है कि क्या गाली देना सिखाया जाता है, तो क्या दे जो अभी गाली जो मुझे दे रहा था, आप इस पर अच्छा मानते हैं? नहीं, वो तो चले गए ना डिबेट में से, आप वो होते तो बात करता उनसे। नहीं, वो जाने दो। आप अच्छा मानते हैं, डिबेट आप करवा रहे हैं, आप अच्छा मानते हैं? हम तो सर कुछ भी अच्छा नहीं मानते। हम तो इस तरह की चीजों को बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं। ये हकधर्मिता और ये अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं, आप बताइए, जब उसने मुझे बेवकूफ कहा आपको अच्छा लगा? नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और आपने उसे कुत्ता कहा, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा सर। आपने फिर उसको टोका क्यों नहीं? आपने टोका नहीं, तब मैंने जवाब दिया है। अगर आप टोक देते मैं जवाब नहीं देता। टोक नहीं रहे थे सर उन्हें, आपने उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दी। प्रतिक्रिया मुझे देना पड़ेगी जब आप नहीं बोलोगे तो सर ये चलिए मैं सवाल आपसे पूछ ले। चलिए मैं सवाल आपसे, अब सवाल तब होगा जब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। हाँ, क्या आपने कहा है कि क्या संघ ये सिखाता है? अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या आप बैठा के यहाँ किसी को गाली दिलाना चाहते हैं करके? देखिए सर, ये आप सुनिए एक बात को, बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए सर। ये लोकतंत्र है और ये गुंडागर्दी से बिल्कुल नहीं चलेगा सर। आई सिंह जी, नहीं तो गुंडागर्दी आप गुंडागर्दी आप करवाओगे। आपने कह दिया उसको, आपने प्रवक्ता को कह दिया, वो प्रवक्ता डिबेट छोड़ के चला गया। आप क्या चाहते हैं? आपके दबाव में डिबेट करें हम? नहीं तो अब आपकी गाली सुनने के लिए बैठेंगे? नहीं तो हम आपके दबाव में डिबेट करें? आप किसी को बैठा के मुझे गाली दिलवाओगे? अभी दिलीप यशवर्धन ने, कब पाओगे आप? बेवकूफ कब पाओगे? यहाँ बैठा के किसी से आपने कह तो दिया, बदला ले तो लिया। मुझे कहेगा आपके चैनल पे बैठा के हमें आप बेवकूफ कब पाएंगे किसी से भी? तो आपने कह दिया ना सर। नहीं, आप बेइज्जती करने को बुलाते हो किसी को? नहीं, आपने कह दिया ना सर उनको, वो डिबेट छोड़ के चले गए। हमने कह दिया, आपने क्या कहा? मेरे लायक मौका कहाँ छोड़ा आपने? आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया है। बेइज्जती जो आपके चैनल पे बैठ के मेरी बेइज्जती कोई कर रहा है। देखिए सर, सवाल देखिए सर, मैं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। समाजवादी पार्टी आपको क्या कहती है? समाजवादी पार्टी आपसे क्या कहती है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ सर। तो फिर आप, जब मैं कह रहा हूं तो आप जिम्मेदार क्यों बन रहे हैं? तो मैंने आपको नहीं कहा ना, मैंने तो आपसे पूछा आपके संस्कारों के बारे में। आपने मेरे संस्कार पूछ लिया, उसके संस्कार क्यों नहीं? तो वो है नहीं ना, कहाँ पूछे? वो तो बाद में गया, पूछोगे क्या? वो चला गया तुरंत। वो तो समाजवादी का बार बार। अब चलिए सर, देखिए लंबा मत कीजिए इस बात को। लंबा तो आपने खींच दिया है। आप मेरी आदत जानते हो। हाँ। कि अगर आप हमसे टेढ़ा सवाल पूछोगे हाँ। तो मैं टेढ़ा ही जवाब दूंगा। इसका मतलब आज के जवाब नहीं देना चाहते आप सर? मैं जवाब बिल्कुल देना चाहता हूं। अगर आप रास्ते पर नहीं चलना चाहते हो, आप दूसरे रास्ते भागना चाहते हो। वो जो व्यक्ति चला गया है समाजवादी पार्टी से, नगेंद्र सिंह आ गए, उनसे आप कह लीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो हुआ है, मैं भी वही कह रहा हूँ। चलिए सर, बहुत हो गया, समय खर्च होता है, लोग देखते हैं। जब उसने बेवकूफ कहा था, आपको टोकना चाहिए। मैंने रोका सर, आपने उससे पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दी। कैप्टन आई सिंह जी, बाद में मैं प्रक्रिया मैंने बाद में, जब आपने जवाब नहीं दिया तब मैंने प्रक्रिया। अब डिबेट में आगे चले हम। नहीं, मैं क्या किसी को ये सुनने के लिए बैठा हूं? आपने कह दिया ना, अब डिबेट में आगे चले। एक सड़क छाप समाजवादी का आगे हमसे कहेगा बेवकूफ। चलिए, आपने कह दिया। नगेंद्र सिंह हमारे संग जुड़े हुए हैं, मैं आपसे सवाल करूं, आप आगे। आप आइंदा को मेरे डिबेट में ध्यान रखना। मुझे कोई कहेगा नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सर डिबेट में मत आना। बिल्कुल, आप मुझे क्यों बुलाते हो? मत बुलाइए। हाँ तो बिल्कुल मत आइए सर, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे कि मुझे बुलाइए। बिल्कुल, अगर सर आपको ऐसा लगता है, सवाल तो पूछने पड़ेंगे। और कोई व्यक्ति, अगर किसी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ कह देता तो ये जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जब मैं कहूंगा तो तुम्हें उसके लिए तुम्हें सवाल। तो आपको तो रोक रखा है ना सर डिबेट में, आप बोल तो रहे हैं, आप सबके सामने दिख रहे हैं ना। आपने जो बोला सबके सामने दिखा। उसने बोला वो दिखाई नहीं दिया, वो चला गया ना सर। बाकी सबको दिखाई दी। और सर आप जिम्मेदार हैं सर, सत्ता में हैं, आपसे दो बातें होंगी सर। परिवार के मुखिया हैं आप, लोकतंत्र के, आप लोकतंत्र के मुखिया हैं।
अरे मैं ठीक है, अब वो अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, सुन लीजिए। नगेंद्र सिंह जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जवाबदार हूँ, तो गमारों को बिठा के मुझे गाली दिलाओगे क्या? हाँ, नगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इसलिए मुझे बुला। मैं त्रिशूल जी ये कहना चाहूंगा, बंद करिए, और जिस मकसद के लिए मैं तो लेख से जुड़ा हूँ, जो भी परिस्थितियां रही होंगी उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो आज का टॉपिक है हम उस पर गंभीरता से चर्चा कर लें, और साथ ही साथ पार्टियों के प्रतिनिधि के रूप में होने के साथ साथ एक उत्तर प्रदेश या देश का नागरिक और मतदाता होने के नाते भी हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो चुनाव आ रहे हैं और 14 तारीख से नामांकन प्रथम चरण का उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि डिजिटल फॉर्म और वर्चुअल जो सिस्टम है उससे ही हमें लोगों से रूबरू होना पड़ेगा और अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ हम अपनी जो गुणात्मक और तथ्यात्मक जो है मर्यादाओं में रह के सभी लोग अपनी बात कहें और लोकतंत्र को ताकत दें। जी, तो सर आज आपने तोड़फोड़ मचा दी पूरी तरह से, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी कह रहे थे फोटो पुराने डाले हैं। मैं ये कहना चाहूंगा इस संबंध में, मैं क्योंकि प्राय ये देखा जाता है क्योंकि देश में बहुदलीय व्यवस्था है और 17, 14, 19 या इससे पुराने चुनावों में भी अक्सर इस तरह का देखा जाता है कि जब सरकार जो लोगों की होती है उसमें जब लोग घुटन महसूस करते हैं तो वो अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। उसका क्या माध्यम होता है, कैसे होता है, ये एक दूसरे सवाल है, लेकिन हम मुख्य प्रतिपक्ष होने के नाते ये जरूर कह पाएंगे कि तमाम जो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं उनका हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो गठबंधन है, उनके प्रति जो है बेहद तीखा आकर्षण बना हुआ है, और ये इस बात की गवाही देता है कि हम लोग एक बड़ा परिवर्तन इस चुनाव में करने जा रहे हैं। जी, दिलीप यशवर्धन जी, ये जो सत्ता के भीतर ये जो इतनी गर्माहट, ये तो जो तलखी है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इतनी तलखी क्यों है सत्ता के अंदर, या राजनीति के अंदर वर्तमान में इतनी तलखी क्यों आई है, मुस्कुराहट क्यों नहीं है? रामचरितमानस में त्रिशूल जी कहा गया है कि इससे कम लोग हैं जिनको सत्ता मिले और उनको मद ना आ जाए। ये बड़ा होता है, और सत्ता के साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ता है कि आप सत्ता यहाँ जनप्रतिनिधि की, ये राजा का सिस्टम नहीं चल रहा है, ये राजा का युग नहीं चल रहा है, ये प्रजातंत्र का युग चल रहा है। और प्रजातंत्र में आप राजा की गद्दी पर जिम्मेदारियों के साथ बैठते हैं, अधिकार के साथ नहीं बैठते, और जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है। जनता आपको गाली दे सकती है, आप जनता को गाली नहीं दे सकते हैं। जनता आपसे सवाल कर सकती है, आप जनता से सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश देकर के आपको सत्ता में बैठा दिया है। अब जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप जनता से सवाल नहीं पूछेंगे, सत्ता का भी सवाल नहीं पूछिए, सत्ता से सवाल पूछा जाता है हमेशा। ये नियम है इस देश का और प्रजातंत्र का, यही संवैधानिक प्रक्रिया है इस देश की। और सत्ता अगर सवाल का जवाब नहीं देगी तो फिर जवाब देगा कौन? और यही काम जब आप सत्ता में नहीं थे तो आपने भी किया था। और समाजवादी पार्टी को भी एक छोटे से दल बदल से बहुत ज्यादा खुश हो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद लोगों के नेता हो सकते हैं, पूरे प्रजातंत्र का चेहरा नहीं है। तो अगर समाजवादी पार्टी ये सोच के चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आ जाने से जो 10 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे वो सब इन्हीं के खाते में जाएंगे और अखिलेश जी के ताजपोशी 10 मार्च को हो ही जाएगी, तो ये हो ही जाएगी कि गलत फहमी अगर ये लेके बैठ जाएंगे तो हो सकता है इनके लिए भी 10 मार्च का जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला हो जाए। एक मजबूती आपको मिल सकती है, भाजपा को कमजोरी मिल सकती है, लेकिन एक मंत्री के आने और जाने से रिजल्ट का बहुत फेर नहीं होने वाला है। 2, 4, 10, 15 सीटों पर हो सकता है प्रभाव कुछ अलग पड़ जाए। और स्वामी प्रसाद मौर्य ही केवल दलित का चेहरा नहीं है, कि अगर मौर्य समाज की बात करें तो अभी केशव प्रसाद मौर्य आपके साथ हैं और वो भाजपा का झंडा लेकर के चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अपनी बार पता नहीं कितने पार, अब वो कौन से पार जाएंगे ये नहीं पता है, कि सीटों के पार जाएंगे कि सत्ता के पार चले जाएंगे, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा, ये जनादेश जब जनता देगी तो। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भी विचारधारा की बात चल रही थी, किसी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं,
आप चाहे एक दिन ये बहस करा लीजिए, सारी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाइए और उनसे कहिए वो अपनी पार्टी की विचारधारा के साथ आए और बताएं कि उनकी स्पष्ट विचारधारा क्या है। सबकी विचारधारा एक है, सत्ता जी। वो सत्ता साम दाम ये अब लगने लगा है सर, अब लगने लगा है, ये बातें अब बिल्कुल निर्धारित होती जा रही है। यही सत्य है। प्रत्यक्षम त्रिशूल जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, सपा बेकार है, बसपा ने इस प्रदेश को खा लिया है। आप बसपा से आदमी लेकर के आ रहे हैं, मंत्री बना दे रहे हैं। आप सपा के भी आदमी लेकर के आ रहे हैं, उनको प्रमोट दे रहे हैं। आप कांग्रेस से जितिन प्रसाद को लेकर के आ रहे हैं, उनको सीधे एमएलसी बना दे रहे हैं। तो काहे का कांग्रेस मुक्त भारत? क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की और अच्छे लोगों की कमी है? आप क्यों पैरासूट से लोग लेकर के आते हैं? तो इसका मतलब विचारधारा सिर्फ इतनी है कि आपको ये लेकिन प्रकारेण सत्ता चाहिए। वो सत्ता चाहे कांग्रेस इन लोगों को तोड़ करके मिले, चाहे अपने लोगों को नाराज करके मिले, चाहे अपना जो कार्यकर्ता जन्म जिंदगी से दरी बिछा रहा था वो जिंदगी भर दरी ही बिछाता रह जाए, तो कोई मौका ना दिया जाए। यही विचारधारा है कि हमें सत्ता में बैठना। कैप्टन आई सिंह जी, ये जो विचारधारा का ये जो बिखराव हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी के लोग बसपा में जा रहे हैं, बसपा के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, चारों तरफ लोगों को क्या लगता होगा, इससे क्या संदेश जाता होगा देश में? देखो, पहले तो अभी हमारे जो पत्रकार बंधु कह रहे थे, इनकी बात का जवाब दूंगा कि कहाँ विचारधारा रह गई। हमारे यहाँ विचारधारा ही है। लोग आते हैं दूसरी अन्य विचारधाराओं से, मगर हमारे यहाँ हमारी विचारधारा है और उस विचारधारा में वो घुलते मिलते हैं, और नहीं घुलते मिल पाते तो वो वापस चले जाते हैं। हमारी विचारधारा कभी बदली नहीं है। हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा शुरू से थी और आज भी है, कभी हम इससे हटे नहीं है। हमने कहा हमारे आदर्श में राम श्री प्रभु राम है तो है, हम कभी हमने ये नहीं कहा है कि हमारे राम नहीं है। ये तो उन लोगों की विचारधारा है कि जब चुनाव आ जाते हैं तो मंदिर भी जाने लगते हैं, और चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वही कह देते हैं कि यहाँ तो मंदिर था ही नहीं, यहाँ तो राम पैदा हुए ही नहीं, और चुनाव के टाइम गंगा भी नहा लेंगे, जनेऊ भी पहन लेंगे, और चुनाव खत्म होते ही वो राम को गालियां देने लगते हैं। हमने शुरू से हमारे प्रभु राम आराध्य है और हम उनको मानते हैं, और हमारा मुख्य जो है ना एजेंडा है हिंदुत्व, सनातन और राष्ट्रवाद, इसको लेके हम चलते हैं। हमारे अंदर जो भी आएगा, ये कहते हैं ना कि समुद्र अथाह है, समुद्र जो है ना मर्यादा है, समुद्र मर्यादा में रहता है। तो कितनी जो है ना गंगा जमुना और भी तमाम त्रिवेणी सरस्वती सब आके उस समुद्र में समा जाती है। तो बीजेपी तो समुद्र है। तो सर ये का अपना तो आई सिंह जी, ये समुद्र आज सूख क्यों गया? दोपहर में जैसे ही 10-12 लोग निकले और दिल्ली तक भगदड़ मच गई, चिट्ठियां आने जाने का दौर शुरू हो गया, ये समुद्र सूख कैसे जाता है 10-12 लोटे निकालने से? ये समुद्र कभी सूखता नहीं है। समुद्र अपनी मर्यादा में है और मर्यादा में ही रह जाता है। 10-5 लोटा नहीं, कितना भी हो, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है कि हमने क्या कहा कि हमारे यहाँ विचारधारा, अगर आपको हमारी विचारधारा नहीं लगेगी तो आप हमारे यहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद है, परिवारवाद नहीं है। आप अपने परिवार की सोच के आएंगे तो आप हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। आप सिर्फ अपने लिए सोच के आएंगे तो बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। अगर हमारे यहाँ राष्ट्रवाद सोच के आए हैं, राष्ट्र हित की बात करने आए हैं, आम जनता के बीच में चुन के आए हो, तो आम जनता के काम करेंगे तो तभी आप हमारे यहाँ टिक पाएंगे। आप सोचो कि जनता को हम 5 साल देखे नहीं और 5 साल बाद जब लगे कि हमने कुछ किया नहीं है, अब जो है ना ये इनकी जो विचारधारा है उससे हमारा पत्ता भी साफ हो जाएगा, तब आप जो है ना रास्ता दूसरा देखने लगो। तो हमने जो कहा है कि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद के ही हिसाब से सर ये टिकट मिलता है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इतनी रैलियां अमित शाह ने की और इतना बड़ा एजेंडा दिखाया गया, लोगों के क्या समझ में आएगा? सर आपके विधायक ही छोड़ के चले गए पार्टी, बताइए अब लोग कैसे समझे? अब आपके विधायक ही छोड़ के चले गए सर पार्टी। कौन चला गया? कोई कितने लोग सर? 4-5-6 इस्तीफे आ चुके हैं, 10-12 फोन नहीं उठा रहे हैं। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है सर, खबरें तो आती है ना सर। अभी तक ऐसा कुछ नहीं कि हमारा कौन चला गया है।
ठीक है ना। और अगर कोई चला जाएगा तो 4, 5, 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये निश्चित रहिए, बीजेपी बहुत बड़ा दल है। बीजेपी 12-14 करोड़ लोगों का दल है, तो बीजेपी में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में मात्र 403 लोटे पानी है, और इसमें से भी कोई 25-30 लोटे चुरा के ले जाए आपके, तो सर बताइए क्या होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। त्रिशूल जी ध्यान करें, हमारे यहाँ से चोरी कहीं नहीं। जो जाए, अगर लोटा जो जा रहा है तो आप सोचिए कि उस लोटे के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। हो सकता है कि उस लोटे का पानी कहीं ना कहीं दूषित हो चुका होगा, इसलिए जा रहा है। जो हमारे यहाँ शुद्ध गंगा जल है, शुद्ध गंगा जल है, वो कभी नहीं गंगा से निकल के जाएगा। गंगा जल से वही दूर निकलेगा जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ गई होगी। तो सर स्वामी प्रसाद मौर्य में कोई कमी आ गई थी क्या? नहीं, वो हमारे यहाँ कहा, किसने कह दिया कि वो गए हैं? कोई नहीं। चलिए नगेंद्र सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपके यहाँ आ गए, स्वागत बज गए, स्वागत हो गए, गाजे बाजे सब हो गए, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ अभी है वो। आप जो बात कह रहे हैं, मैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण जी के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो 83-84 से पहले जो इनका लिटरेचर है संघ का और भारतीय जनता पार्टी का, एक तो उसमें ये पढ़े, तो इन्होंने जो 90 के आसपास आते आते जो परिभाषा बदली है उस पर गौर करें। ये 83-84 तक भगवान ने बताकर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों को मर्यादित पर्सन की श्रेणी में रख रहे थे। एक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी या इसके जुड़े लोग हैं, उनको कोई पेटेंट नहीं हो गया है श्री राम का और श्री कृष्ण जी का, ठीक है। जो इनकी राष्ट्रवाद की परिभाषा है उसको ये अपने शब्दों में डाल के बता देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन ले वह तो राष्ट्रभक्त, और जो ना पहने, जो इनका विरोध करे इनकी मनमानी का, उसको ये राष्ट्रद्रोही स्वतः ही घोषित कर देते हैं। तो इस पर इनको विचार करना चाहिए। ये एक सिद्धांत है, मौलिक और नैतिक, और ये बड़े सार्वभौमिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल साइंस के भी, राजनीति के भी, और पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी। तो परिभाषा गढ़ने का इनका जो ये सिद्धांत है, इस पर हमें आपत्ति हो जाती है। दूसरी बात जो कह रहे थे कैप्टन साहब कि हम गंगा है और गंगा सबको समाहित कर लेती है, और जो गंगा में कमी या खामी है जिसमें, वो निकल के चली जाती है। तो मुझे इस पर भी आपत्ति है। गंगा तो शुद्ध करती है, तो ये बताएं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य या दूसरे साथी इनके छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि उनमें कमियां थी। मतलब जब तक वो इनके पाले में थे तो कमियां नहीं थी, जब वो दूसरी जगह चले गए हैं, तो मैं समझता हूँ अगर कैप्टन साहब जो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा है उसमें जो शब्द उन्होंने लिखे, वो तो शब्द उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए लिखे हैं ना। जब इस्तीफा दे दिया 11 बजे, जब वो इफेक्टिव होता है, तो जो 4-5 मुख्य बिंदु लिखे हैं, दलित, पिछड़े, किसान, बेरोजगार, अगर उस पर ये बहस करते तो ज्यादा बेहतर होता। और जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं 11 बजे 10:59 तक, तो आज डिबेट में कैप्टन साहब को उन्हीं मुद्दों को सिलसिलेवार आंकड़े के साथ प्रस्तुत करना चाहिए था। मैं बेरोजगारी के इशू को उत्तर प्रदेश में कोट करूंगा। 5 बड़ी परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं, उससे एक बेरोजगारी, नौजवान आहत भी होता है, और एक बेचैनी भी बढ़ती है, और साथ ही साथ जो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का जो इनका पैरामीटर है वो भी ध्वस्त होता है। तो इस तरह की गंभीर मुद्दों पर विचार किया जाए, और एक हम साफ सुथरा शासन देने का प्रयास करें। अब ये 17 से पहले का जिक्र करेंगे भाई। अब 17 से 22 तक जो 5 साल आपने किया है, आप अपना वो काम बताइए, हम उसमें खामियां गिनाएंगे। और जो चैनल, जो प्लेटफॉर्म आप मीडिया के लोग हमें इन्हें उपलब्ध करा रहे हैं, हम ये भी निवेदन करेंगे कि इसमें भी कोई पार्शलिटी ना हो, ये अपनी उपलब्धियां बताए, उसमें हम खामियां बताए, लोगों को सोचने दें, और लोगों का जो निर्णय होगा, जो परिणाम आएगा 10 मार्च को, उससे हम भी सहमत होंगे, ये भी सहमत होंगे। तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती को खराब ना किया जाए। और सबसे बड़ी आपत्ति ये हो जाती है कि देश सबसे बड़ा है, पार्टियों से भी बड़ा है,
और ऐसा भी नहीं है, ठीक है, पूरे देश का दुनिया का बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, इसको मैं नकारता नहीं, लेकिन आप ऐसे भी नहीं है, किसी देश में ऐसे भी राज्य है जहां आप अभी सत्ता का मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आप अपने को मतलब अजय मान ले, ये धारणा आपको नहीं पालनी चाहिए और विपक्ष की बात को सहन करना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब देना चाहिए। दिलीप यशवर्धन जी, 8% वोट है मौर्य और कुशवाहा, और जिस तरह से लगातार अब कहीं दिल्ली से आलाकमान एक्टिव हुआ है और लखनऊ तक ये संदेश आया है कि ये तोड़फोड़ को रोका जाए, तो क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उस राजनीति में जाति का बड़ा महत्व है। अगर इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता हट करके वोट दे रही होती तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्वामी प्रसाद मौर्य जाए, क्योंकि ऐसा कोई काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं किया है जिसको जाने से उनकी कमी खल जाए। श्रम विभाग के वो मंत्री रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि श्रम विभाग में ऐसा कोई अतुलनीय काम उन्होंने इन 5 सालों में कर दिया है, या वो जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब उन्होंने कोई ऐसा अतुलनीय काम कर दिया है जिसके जाने से उनकी कमी को खले, जनता को उनकी कमी खले। तो यहाँ पर जाति का बड़ा महत्व है, यहाँ उनके काम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, वो जो जातिगत समीकरण है, उस जातिगत समीकरण को बैठाने में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थोड़े बलशाली हैं, और वही बल था जो उनको भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में स्वागत किया था और मंत्री पद दिया था, तो इसलिए नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत काबिल व्यक्ति थे, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व के आदमी थे, उनका व्यक्तित्व उनके जातीय समीकरण की वजह से बड़ा था, और जो कारण उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने का था, अगर वो चले गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वही कारण अब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी पहुंचाएगा, और जिस पार्टी में वो जाएंगे उस पार्टी को फायदा भी पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर अब सारा दारोमदार आ जाता है जनता की, जनता को ये एनालाइज करना होगा कि क्या उसका जो वोट देने का निर्णय है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के मूवमेंट के साथ मूव करेगा या अपने डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करेगा। अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के अंधभक्त होंगे और जातिगत फैक्टर पर वोट देते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं वो टूट करके समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। और अगर वो काम पे वोट देते होंगे, तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम नहीं किया होगा तो उनको वोट नहीं मिलेगा, और अगर किया होगा तो फिर वो वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं जाएगा। दिलीप यशवर्धन जी, मैंने कैप्टन आई सिंह जी से भी सवाल पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, लाखों की भीड़ उमड़ी थी और इतनी बातें बताई गई कि विकास की, और बताइए आप विधायक खुद संतुष्ट नहीं है और विधायक ही छोड़ के चले गए, तो फिर जनता कैसे समझे इस बात को? यही सच का आईना तो मैंने पहले स्टेटमेंट में दिखाया था, तो आईपी सिंह जी ने कह दिया कि मैं जो हूँ किसी पार्टी की तरफ से बैठा हूँ। अरे भाई, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि जो व्यक्ति 4.5 साल 5 साल पूरा खत्म होने वाला है, आपके मंत्रालय रहा है और एक बड़ा मंत्रालय उसने संभाला है, छोटा मोटा मंत्रालय नहीं संभाला है, वो आपसे असंतुष्ट होकर के चला जा रहा है। तो आप जो पार्टी के कामों का झंडा गाड़ रहे हैं, वो झंडा कितना लहराएगा जनता के बीच में, ये आपको सोचना पड़ेगा ना, और आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि क्यों आपका मंत्री आपसे रूठ करके चला गया। इंद्रजीत सिंह जी, गलती चाहे इंद्रजीत सिंह जी, ये बहुत गहरा सवाल है कि कोई व्यक्ति आपके संग 5 साल रहा, उसने आपकी विचारधारा को अपनाया और उसके बाद आपकी विचारधारा को छोड़ के चला गया, अब ऐसे में ठगा कौन गया, जनता की भाजपा? नहीं, अभी हम इस बात को इसलिए नहीं कह सकते कि अभी इसका कोई क्लियर नहीं कि वो चले गए कि नहीं चले गए, ठीक है ना। और जहां तक है मेरे हिसाब से अभी तक वो गए नहीं है, ठीक है ना। अगर जाएंगे तो आप जो उनके बारे में जो सवाल पूछेंगे हम पूरे आपको डिटेल में बताएंगे। अच्छा, जाने अगर अभी वो गए नहीं, अभी संभावना बची है आपको लगता है? संभावना हमें तो अभी बिल्कुल यही नहीं मालूम है कि वो जा रहे, उन्होंने अभी डिक्लेयर किया ही नहीं कि हमने पार्टी छोड़ी है। पार्टी छोड़ने का उन्होंने तो सर नहीं किया है। उनने तो सर जाने क्या क्या कह दिया है कि ऐसी तोप दागूंगा 2022 में कि पता चल जाएगा, और ये वो सब कुछ कहा होगा, मैं मानता हूँ, मगर उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये आप सर बताइए कहा हो तो
नहीं सर, ये उन्होंने इस्तीफा दिया और अपेक्षा की बात कही है, आपने इस्तीफा इंसान अपने पद से दे सकता है, मगर पार्टी से इस्तीफा दिया हो उसके बाद ये बात आप करेंगे। और वो समाजवादी पार्टी में नहीं मिले अभी जाके? नहीं मिले ना मिले वो उनका मसला है, हमारा नहीं है। मतलब आपको हम अपनी बात बता, ऊपर से कोई आया है कि अभी मत कहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं आया है, मगर हमने उनके मुंह से भी नहीं सुना है स्वामी प्रसाद। लेकिन सर गौरव भाटिया ने तो ट्वीट कर दिया, आपके प्रवक्ता ने तो, कि वो अंधकार और सूर्य, बाद में डिलीट भी किया उसको, भूल सुधारी है। मैंने वो ट्वीट इस भूल को सुधार लेंगे आप 1-2 दिन में? आपको लग रहा है संभावना? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी भूल ही नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी तक और सर मैं आपको जानकारी दे दूं सर, अभी जानकारी दे देता हूं, आप डैमेज कंट्रोल कर पाए तो। लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, छाता से चुन के आते हैं, विधायक हैं, वो भी सर 2-3 दिन में रुखसत होने वाले हैं आपके यहाँ से। मैं आपको जानकारी दे देता हूं। हमने आपसे शुरू में क्या कहा? कुछ कहना चाह रहे हैं नगेंद्र सिंह जी? नगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप इंद्रजीत सिंह जी से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहे हैं आपसे। एक मिनट सुने, नगेंद्र सिंह जी ने भी कहा, मैंने बड़ी देर तक उनका भी सुना। उससे पहले हमारे दूसरे मित्र बैठे थे, समाजवादी से है प्रवक्ता सर, हाँ, उन्होंने कहा, मैंने भी उनकी बड़ी ध्यान से बात सुनी, तो हमें थोड़े जवाब भी दे लेने तो। हाँ दीजिए। आप अपनी बातों में उलझा। अरे सर दीजिए सर, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए सर। देखो, जैसे और सर थोड़ा मुस्कुरा दिया कीजिए, अब तो बहुत देर हो गई सर। मैं तो हरदम मुस्कुराता हूँ। नहीं, मुस्कुराते नहीं सर आप, कभी कभी मुस्कुराते नहीं। आप एक बात ध्यान रखें, मैं एक भारतीय सोल्जर हूँ, राजनीतिक बाद में हूँ। अरे सर ये राजनीति में सब कई बार कई लोग, मैं राजनीति एक साथ उतार के रख देता हूँ। मेरे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, इतना आप ध्यान रखना मेरा। कोई भी सर, हम भी सब लोग सम्मान के लिए सब जी रहे हैं। मायना नहीं रखती मेरे लिए, राजनीति मायना नहीं रखती। तो सर भाजपा में कोई आपसे कुछ कह देगा तो उसकी भी बेइज्जती कर दूंगा मैं। कोई भी बना रहे, मैं सम्मान से समझौता। सर बड़े से बड़ा पदाधिकारी कुछ भी कह देगा तो भी? कोई भी एनी बॉडी भाजपा में भी सर अरे कोई भी कहते, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। तो सर फिर ये पार्टी की गाइडलाइन में कैसे चलेंगे सर आप? बिल्कुल, क्यों हम कोई ऐसी गलती करते नहीं तो आप हमसे गलत कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे बताइए आप। चलिए अब आप जवाब दीजिए सर। आपने जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो अब तो कोई बात ही बची नहीं कि भाजपा में कोई बड़े से बड़ा पदाधिकारी अगर आपसे कुछ बोल देगा तो आप उसकी बेइज्जती कर देंगे सर। नहीं बोल, आप बात को लपेटिए मत। नहीं, कुछ गलत बोल देगा तो गलत बोल देगा। नहीं, गलत का मतलब मैंने ये कहा है कि मेरे सम्मान के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैंने ये कहा है। आप शब्दों को लपेटते बहुत है। ठीक है, अब कोई कुछ भी कह देगा उसकी। अब चलिए जवाब तो दे दीजिए। तो एक बात त्रिशूल जी, एक बात का ध्यान रखना, भारतीय सोल्जर हूँ और देश विदेश में नौकरी करके आया हूँ। आप मुझे लपेट नहीं पाएंगे। मैं आपके हाथ, जब आप सवाल का तोड़। नहीं सर, हम कहाँ लपेट रहे हैं सर आपको? अब तो सर आपके अपने ही लपेट रहे हैं आपको, हम तो नहीं लपेट रहे। नहीं, हमें हमारे अपने, हमें कोई भी नहीं लपेट रहे और ना लपेटने में। और सर हमने कुछ नहीं किया सर, आज हमारा कोई दोष नहीं है। जो अमंगल किया है, मंगल को उनने, वो आपके लोगों ने किया है सर। आज हमारा कोई दोष नहीं है सर इसमें। हाँ अब सुने, अब जवाब दीजिए जी। अभी हमारे जो समाजवादी नेता कह रहे थे कि राम के और प्रभु के लेके इन्होंने काफी चर्चा करी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा एजेंडा शुरू से था राम का, कि मंदिर वही बनाएंगे। मगर ये क्या कहते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मगर जब हम कार सेवा करने गए, मंदिर बनाने के लिए गए, तो उस टाइम सरकार इन्हीं की थी और इनके मुखिया ने, मुलायम सिंह ने, कितने कार सेवकों पे खुली गोलियां चलवाई थी। हजारों की संख्या, सरजू नदी को लाल कर दिया था। और तो मारने देंगे, मगर इसको मस्जिद को नहीं तोड़ने देंगे। तो ये इनके जो है ना उसूल ये रहे, मगर हमारे उसूल रहे कि राम प्रभु हमारे आदर्श हैं, इस हिंदुस्तान के आदर्श हैं, और राम प्रभु के लिए हम कितना भी बलिदान हो हम देने के लिए हरदम तैयार हैं और आज भी तैयार हैं। जो राम मंदिर बनाने के लिए कहा था हमने, आज देखो भव्य मंदिर खड़ा करवा दिया। तो सर उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये सभा भी कुछ नहीं कह रही है। अब तो ये भी मंदिर जाने लग गए सर सब लोग। तो अब तो बदलेंगे ही ना, कि उन्हें लगने लगा कि पूरा हिंदुस्तान रहे पे है,
80% इंसान एक तरफ हो चुके हैं जो राम प्रभु इस देश में लेकिन आस्था सर रखते हैं। एक बात कहूँ सर इंद्रजीत जी, ये तो बदल गए सर, आप भी बदल गए थोड़े बहुत। हम अपनी आस्था में कभी नहीं बदले। नहीं, विचारधारा में बदल गए सर आप तो। आप बताइए कहाँ बदले? हम बदल गए सर। ये बहुत सारे राजनीतिक दलों से आपके यहाँ बिल्कुल एकदम दरवाजा खुला रहता है, और कई बार तो ट्वीट पहले आ जाता है दरवाजा खुला है, वो दरवाजे में आता नहीं है व्यक्ति। त्रिशूल जी, हमने आपसे क्या कहा कि हमारी विचारधारा से जो मेल खाएगा वो आएगा, और नहीं खाएगा तो कोई बात ही नहीं है। तो जो हमारी विचारधारा में सम्मिलित, जो गंगा में आके पवित्र होकर रहना चाहता है बिल्कुल रहेगा, और जो गंगा जल में सम्मिलित होने के बाद भी अपनी गंदगी फैलाना चाहता है तो वो हमारे यहाँ। तो सर ये जो खबर आप ही के यहाँ से लीक हुई है, बहुत सारे विधायकों के टिकट कट रहे हैं और वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इस डैमेज को रोकने की जिम्मेदारी दी है, तो उनका क्या तोड़ क्या है आपके पास? आप सुने हमारी बात सुने, जिन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं होगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा सर्वे होता है कि कैंडिडेट कौन जिताऊ है, कौन जो है ना 5 साल कुछ न करने की वजह। तो हमारे यहाँ जब टिकट कटने लगती, अच्छे अच्छों की टिकट हमारे यहाँ कटती, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार की पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ एक संगठन है, संगठन पूरा सर्वे करके टिकट वितरण करता है। तो जब उनको लगने लगता है कि हमारा टिकट कट रहा है तो वो दूसरे रास्ते जो है ना ढूंढने लग जाते हैं। तो ऐसे काफी निकलेंगे, आपका कहना कहीं गलत मैं नहीं मानता हूँ, तो ये मत कहिए कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे लोगों से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पार्टी साफ हो रही है? हमारी पार्टी न कभी साफ हुई और ना कोई बात नहीं, साफ मतलब स्वच्छ हो रही है। स्वच्छ हमारी तो शुरू से स्वच्छ रही है। नहीं, शुरू से रही है, लेकिन ये लोग आ जाते हैं ना सर, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ होता ही होगा। हमने आप बताइए, एक आपसे ही जवाब ले लेता हूँ कि जो इंसान 5 साल रहे, सत्ता का पूरा सुख भोगे, और जब चुनाव आ जाए तब कहे कि हमें यहाँ पर ये कमियां नजर आए। मुझसे तो सर आप कोई भी जवाब हो ले लीजिएगा। जिस स्कूल में दीनदयाल उपाध्याय पढ़े उसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ सर, आपको बता रहा हूँ ये बात। अगर कोई भाजपा से जुड़ा कोई सवाल हो तो ले लेना सर मुझसे। जिस स्कूल में दीनदयाल उपाध्याय पढ़े ना सर, उसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं सर। आप कोई जवाब हो तो मांग लेना सर कभी भी। ये ही जवाब बता दीजिए आपके, जो 5 साल रह के पूरी सुख सुविधा हासिल करे, और जब चुनाव आ जाए तब उसको कमियां नजर आए, तो आप बताइए। ये सर उस दल को भी सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का क्यों साथ लिया सर। कभी साथ नहीं दिया हमारे, जब हमने पहले ही कहा कि विचारधारा से आदमी आता है, और 5 साल तो सर विचारधारा क्यों नहीं अपना पाया 5 साल में आपकी? स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं समझा पाए कि राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा वो पार्टी है जो देश का विकास करने में जुटी हुई है, वो क्यों आपसे रूठ गया सर? हमसे कोई नहीं रूठ गया, हम फिर आपसे वही कह रहे हैं, आप अपनी बात घुमा रहे हैं, हम कह रहे हैं कहाँ घुमा रहे हैं सर? आपके ऊपर सवाल उठते हैं तो फिर पूछना पड़ता है सर। बहरहाल समय समाप्त हो रहा है। इंद्रजीत सिंह जी, नगेंद्र सिंह जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। भाजपा से जब भी सवाल पूछा जाता है भाजपा के प्रवक्ता बौखला उठते हैं। दरअसल सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सवाल इतना गहरा है कि विचारधारा में जो समावेश किया गया है वो कहीं ना कहीं अब प्रश्न चिन्ह बन के उभर रहा है, और उसी प्रश्न चिन्ह पर बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब जनता देगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।